दोस्तों एक बात करें तो सैमसंग के बारे में एक अच्छी बात थी कि वो हमेशा अपने मोबाइल फोन को काफी जल्दी अपडेट प्रोवाइड करते हैं और आजकल तो 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स को, जो कि ऑब्वियसली उसके फ्लैगशिप फोन्स है। लेकिन अपडेट का जो सिलसिला है ना, मोबाइल फोन तक रुकने नहीं वाला। हाल ही में सैमसंग ने अनाउंस किया कि सैमसंग अपने स्मार्ट टीवीज को अपडेट देगा। दूसरी कोई भी कंपनी के बारे में बात करें, इससे पहले अपने स्मार्ट टीवीज को बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी, जहां पे अपडेट्स ही नहीं आते थे। आप लोगों ने आखिरी बार अपने स्मार्ट टीवी को अपडेट कब किया था? और अगर किया भी होगा तो क्या उसके अंदर एंड्रॉयड का कोई दूसरा वर्जन आया था? ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अक्सर टीवी बनाने वाली ज्यादातर कंपनीज टीवी बना के भूल जाती हैं और एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट तो कभी आपको देखने को मिलते भी नहीं है। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज है इधर कि सैमसंग अपने टीवी को 7 साल तक अपडेट देगी। अब कुछ क्लैरिटी कर देना चाहता हूं यहाँ पे। सबसे पहले तो टाइजन ओएस वाले जो पावर टीवीज है उनको अपडेट मिलेगा, क्योंकि सैमसंग एंड्रॉयड टीवीज को बनाती ही नहीं है, इसलिए वो टाइजन ओएस वाले टीवीज को ही अपडेट देने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो सैमसंग है वो यहाँ पे अपने 2023 के कुछ सिलेक्टेड टीवीज को अपडेट देगी और 2024 में मार्च में जो नए एआई टीवीज आए थे वहां पे ऐसे अपडेट देगी, जो कि सरप्राइजिंग चीज लगती है मेरे को, क्योंकि सैमसंग शायद इस डायरेक्शन में काम कर रही है कि वो चाहती है कि लोगों का एक्सपीरियंस बेटर हो, नए फीचर्स में सिक्योरिटी अच्छी रहे और जो नई चीज़ें रहती है वो सैमसंग के टीवीज के अंदर आती रहे। क्योंकि एक टेलीविजन एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके मोबाइल फ़ोन जैसा नहीं कि आपने एक बार लिया और 1.5-2 साल में बदल लोगे। लोगों के 5 साल 7 साल आराम से टीवी चलते हैं। और टीवी ऐसी चीज़ भी नहीं कि उसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, आपको रिप्लेस करवानी पड़ेगी या कैमरे के अंदर कोई दिक्कत आएगी। अगर भाई उसका डिस्प्ले पैनल सही है, चिपसेट वगैरह सारी चीज़ें सही है, तो लंबे समय तक लोग उसे यूज़ करेंगे। और यही एक चीज़ है कि लंबे समय तक यूज़ करते रहे लोग उसे। इसलिए अगर अपडेट और सॉफ्टवेयर में भी अपग्रेड अगर आता रहेगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अगर कोई एंड्रॉयड टीवी अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो पुरानी ऐप्स का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और ये एक काफ़ी सीरियस चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड टीवी आने के बाद ऐप्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अगर ऐप्स का सपोर्ट यहाँ पे जाने लगेगा तो उन्हें नया टीवी लेना पड़ेगा या कोई स्ट्रीमिंग सेट टॉप बॉक्स कोई डिवाइस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ सैमसंग ने एक अच्छी करी है। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है, और वो पता चलती है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 के बारे में। अब बोलोगे Z Fold 6 तो अभी आता और बहुत महंगा फोन है। वेल, सैमसंग वाले देखा तो सैमसंग Z Fold 6 का एक स्पेशल एडिशन, चाहे उसे अल्ट्रा भी कह सकते, कुछ लोग उसे स्लिम भी कह सकते, वो बना रही है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सैमसंग के साथ क्या है कि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, रिफाइंड है, लेकिन जो चाइनीज कंपटीशन है वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, जिसके अंदर क्रीज भी नहीं आती और डिवाइस पतला होता जा रहा है। ऑनर का फोल्डेबल में था, वीवो ने अपना फोल्डेबल निकाला, वहां पर भी ये चीज थी। हुआवे के फोल्डेबल में भी आता है, शाओमी के फोल्डेबल में भी सिमिलर केस है। अब सैमसंग ने क्या किया, इन कॉम्पिटिशन से लड़ने के लिए एक पतला वर्जन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 का निकालने वाले, जिसके अंदर डिजिटाइजर के अंदर चेंज करें, जिसके अंदर जो S पेन का सपोर्ट है वो नहीं आएगा और जो बाकी फोन होगा वो काफी हद तक वैसे ही रहेगा, बस उसके अंदर उसका एक पतला स्लिम वर्जन निकाल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि सैमसंग वाले अपने इस फोल्डेबल को कितना चला पाते हैं। बाय द वे, फोल्डेबल की हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन सैमसंग के लिए आज भी जो फोल्डेबल की जो मेजोरिटी सेल्स इंडिया में होती है ना, वो कॉर्पोरेट साइड में होती है और फ्लिप वगैरह यहाँ पे बिकते हैं। और बाकी जितनी भी कंपनीज इंडिया में अपने फोल्डेबल लाई है ना, सबके सब फोल्डेबल बेचने में स्ट्रगल करते हैं। वो सिर्फ ब्रांड पोजिशनिंग के लिए इस डिवाइस को इंडिया के अंदर लेकर आती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता देना चाहूंगा, वो होगी यहाँ पे इस हफ्ते की सबसे अच्छी न्यूज थी, जो थी एप्पल और एयरटेल की। अब एयरटेल और एप्पल ने बहुत इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप करी है, जिसके अंदर एयरटेल अपने कस्टमर को एप्पल टीवी प्लस और एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन दे पाएगी। हाल ही में एप्पल एक्सट्रीम के अंदर एप्पल टीवी प्लस को इंटीग्रेट किया जाएगा और एप्पल टीवी प्लस, जो कि उनकी खुद की OTT सर्विस है, एप्पल खुद बनाती है, खुद उसके शोज और मूवीज प्रोड्यूस करती है, उस कंटेंट को ये लोग एक्सट्रीम में लाएंगे या फिर एक्सट्रीम के थ्रू एप्पल टीवी प्लस का सब्सक्रिप्शन देंगे। और एप्पल टीवी प्लस एक ऐसी OTT ऐप है जो एंड्रॉइड टीवी पर भी अवेलेबल है। इसके साथ ही एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी ला रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि जो विंक म्यूजिक था, जो 10 साल से चल रहा था, एयरटेल उसे खत्म करने वाला है। और एयरटेल का प्लान है कि जो विंक म्यूजिक में जो लोग काम कर रहे थे वो एयरटेल के अंदर आ जाएंगे और जो विंक म्यूजिक के प्रीमियम सब्सक्राइबर थे उसमें कुछ ऑफर दिया जाएगा या उनको पूरी तरीके से एप्पल म्यूजिक के ऊपर मूव ऑन कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात है कि एप्पल म्यूजिक की एक मोनोपोली बन रही है और एप्पल वाले एयरटेल के साथ काम करके यहाँ पे एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग यूजर बेस लेना चाहते हैं। और ये चीज जियो थोड़ा सा मिस कर गया था, तो और एयरटेल इस चीज में यहाँ पे थोड़ा आगे निकल गया। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज रही एयरटेल के साथ यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो एप्पल से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है, जैसे कि आपको पता हो कि 9 सितंबर को नया आईफोन 16 का लॉन्च होने वाला है। और आईफोन 16 का लॉन्च काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इस बार 9 सितंबर को लॉन्च है और आईफोन 16 के अंदर ऑलरेडी हमें पता चल चुका है क्या क्या चीजें आने वाली है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज तो है कि आईफोन 17 के जो लीक्स होते हैं
वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। आईफोन 17 के बारे में बात करें तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आती है कि आईफोन 17 के अंदर प्रो मैक्स और एक यहाँ पे स्लिम वर्जन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। अगले साल आईफोन SE 4 निकालेंगे। जो लाइनअप आईफोन की अब जितनी भी लॉन्च होंगी सबके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही बोला जा रहा है प्रो और प्रो मैक्स के अंदर वेपर चेंबर कूलिंग आएगी जो एंड्रॉयड में पता नहीं कितने सालों से आ रही है। इसके साथ ही आईफोन प्रो मॉडल के अंदर 12 GB रैम को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हाँ यार, कुछ माइनर हार्डवेयर अपडेट है और देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आईफोन 16 तो अभी लॉन्च हुआ भी नहीं है, लेकिन आईफोन 17 के लीक्स यहाँ पे ऑलरेडी आधार आ रहे हैं। इसी के साथ ही बात करें तो जियो से रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट थी जो इस हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग थी। जैसे की बात करें, जियो के अंदर आपको 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि अगर आप जियो यूजर है तो 100 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज लगता है। और जियो का प्लान यहाँ पर ऐसा है कि फ्री में यहाँ पे 100 GB का क्लाउड स्टोरेज दो और बाद में धीरे धीरे आदत लगा दो और उसके बाद धीरे धीरे पैसा चार्ज करो। लेकिन ये एक चीज है जो जियो यहाँ पे फोकस कर रहा है। इसके साथ ही जियो ने अपना जियो टीवी OS को भी शोकेस किया था, जो आगे चल के आपके स्मार्ट टीवीज के अंदर भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपके सिर्फ जियो सेट टॉप बॉक्स तक है। और इसके साथ ही जियो ने ये भी बताया कि वो एक नई AI सर्विस के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसे वो जियो फोन कॉल AI कहते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी के साथ फोन कॉल कर रहे हैं तो जियो फोन कॉल AI का नंबर डायल करना है और उसके बाद आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो आपकी ट्रांसक्राइब हो जाएगी, यानी कि जिसको आपने बात करी वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में आ जाएगा और उसे आप यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। देखो, देखने सुनने में चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ये फीचर ऑलरेडी काफी सारे डिवाइसेस के अंदर, काफी सारे मोबाइल फोन के अंदर ऑन डिवाइस AI का यूज करके किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे इसको ये लोग सर्वर साइड पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होगी वो सर्वर साइड के ऊपर रिकॉर्ड की जाएगी। और हाँ, बीच बीच में बताता रहे कि आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड कर रहा है ये। लेकिन एक चीज को देखना जरूरी है कि ये फीचर इस तरीके से इंप्लीमेंट किया ताकि इसे हर कोई यूज कर सके। देखो, ऑन डिवाइस AI का यूज करके कॉल रिकॉर्ड करना, कॉल ट्रांसक्राइब करने का अच्छा फीचर है, लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ सर्टेन फोन तक देखने को मिलेगा। कोई अगर पुराना जियो फोन यूज कर रहा है, उसको फीचर यूज कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे इस चीज को अवेलेबल करवाया गया। अब देखने वाली बात है कितने लोग जियो फोन कॉल AI का यूज करके कॉल रिकॉर्डिंग को एक्सेस करेंगे और इस फीचर को यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने यहाँ पे लॉन्च करी है, जो देखने वाली बात है कि आगे चल के किस तरीके से मूव ऑन करती है। और इसके साथ ही टेलीग्राम से रिलेटेड एक लास्ट में एक न्यूज है। टेलीग्राम से रिलेटेड एक ये आ रही थी कि उसके हाल ही में जो उसके CEO थे उन्हें फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद ये बोला जा रहा था कि टेलीग्राम का खात्मा हो सकता है। इवन यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट भी शायद टेलीग्राम के ऊपर कोई बैन वगैरह लगा सकती है, लेकिन अभी तो ऑफिशियली कोई बैन वगैरह की रिपोर्ट यहाँ पर नहीं आई है कि इंडिया में बंद हो रहा है। बेसिकली टेलीग्राम को जो यूज है वो बहुत सारी चीजों के अंदर किया जाता था और काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज में भी किया जाता था। इस वजह से यहाँ पे बैन लगने वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो आ रही थी। लेकिन देखने वाली बात है कि टेलीग्राम का आखिर फ्यूचर क्या रहता है, क्योंकि टेलीग्राम एक तरह से इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत तेजी से राइज कर रहा था और व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम को ही लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा चलाते थे। लेकिन अगर टेलीग्राम यहाँ पे बंद होता है, कुछ भी होता है, वो एक देखने वाली बात हो कि आगे चल के यहाँ पर क्या होता है। तो यार दोस्तों, यार ये थी इस हफ्ते की कहानी, इस हफ्ते की कुछ टेक न्यूज। थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। मैं आपको अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।